1940s में जहाँ एक तरफ वर्ल्ड वार टू चल रही थी, वहाँ दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी बहुत सारी रिसर्चेज के ऊपर दुनिया वर्क कर रही थी। यूएस पहले तो इस जंग का हिस्सा नहीं था, लेकिन 7 दिसंबर 1941 को जब जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया तो यूएस भी ऑफिशियली वार में शामिल हो गया। बट उस टाइम पे यूएस आर्मी को अपने मिलिट्री ऑपरेशन के लिए बेटर और फास्ट टूल्स की ज़रूरत थी, क्योंकि मैनुअल कैलकुलेशन बहुत स्लो और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। उस टाइम पे सबसे बड़ा इशू क्या आ रहा था, एक तरफ न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर रिसर्च हो रही थी और दूसरी तरफ यूएस अपने आप को एक लंबी कन्वेंशनल वार के लिए भी प्रिपेयर कर रहा था। अब कन्वेंशनल वार में स्पीड एक बड़ा चैलेंज होता है। आर्टिलरी फायरिंग टेबल्स को क्विकली और एक्यूरेटली कैलकुलेट करना ज़रूरी था। यूएस आर्मी ने इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए एक स्पेशल मशीन बनाने का प्लान बनाया। आर्मी ने 2 साइंटिस्ट जॉन म्यूचले और प्रेस्पर एकर्ड को हायर किया, जिन्होंने अप्रॉक्सीमेटली $5 लाख के बजट में इस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट की। अब यहाँ से दुनिया के फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर के ऊपर वर्किंग स्टार्ट होती है, जिसे इनियाक का नाम दिया गया। इनियाक के अंदर वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ किया गया था, जिसकी वजह से प्रोसेसिंग स्पीड काफ़ी इंक्रीज़ हो गई थी। They solved these equations that they thought would take 2 years in 2 hours. They did it. So the world changed. और यही इनियाक के डिज़ाइन में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब इस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग करते हुए इंजीनियर्स को कई बड़े चैलेंजेस का सामना भी था। सबसे पहला मसला वैक्यूम ट्यूब्स का था। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स थी जो बार बार फ्यूज़ हो जाती थी। हर बार जब एक ट्यूब ख़राब होती थी तो मशीन बंद हो जाती थी और इंजीनियर्स को उसे रिप्लेस करना पड़ता था। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था और इसको लंबे वक्त तक चलाने के लिए एक बड़ा चैलेंज था। दूसरा चैलेंज ये था कि मशीन का साइज़ इटसेल्फ बहुत ज़्यादा था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक मशीन जिसका वेट कई टन्स में हो, अप्रॉक्सीमेटली 30 टन्स में इसका वेट था, ये इससे भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। और ये एक इटसेल्फ उसके लिए एक बड़ा रूम चाहिए था जिसके अंदर इसको रखा गया था, और उसमें हीटिंग के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे। लाइक कि अगर उसको प्रॉपरली कूल ना किया जाता तो उसमें ओवर हीट होकर ये डैमेज भी हो सकता था। तीसरा बड़ा चैलेंज ये था कि हर नए कैलकुलेशन के लिए मशीन को मैनुअली रिवायर करना पड़ता था। मतलब अगर किसी को आर्टिलरी ट्रेजेक्टरी कैलकुलेशन करनी थी तो मशीन को एक नए तरीके से सेट करना पड़ता, और अगर दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करना होता तो फिर अगेन पूरी वायरिंग को दोबारा से एडजस्ट करना पड़ता था। ये मैनुअल प्रोसेस था और बहुत स्लो था और मुश्किल भी था। इसके अलावा प्रोग्रामिंग भी इतनी आसान नहीं थी। अब आजकल जैसे हम सिर्फ कोडिंग लिखते हैं वैसा कुछ सीन नहीं था, क्योंकि उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं था। हर कैलकुलेशन के लिए मशीन को फिजिकली एडजस्ट करना पड़ता था, जो टेक्निकल एक्सपर्टीज और पेशेंस मांगता था। अब 1945 के अंदर वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हो जाती है और उस टाइम के बाद दुनिया अब वार की फील्ड से हटकर टेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर वर्किंग स्टार्ट कर देती है, और उसके अंदर बहुत से और भी साइंटिस्ट आते हैं जो इस फील्ड के अंदर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। फिर आया 15 फरवरी 1946 का एक तारीखी दिन, जब इनियाक को यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में फॉर्मली डेडिकेट किया गया। इस इवेंट में बहुत से गवर्नमेंट ऑफिशियल, साइंटिस्ट और मीडिया के लोग भी शामिल थे, जिन्होंने पहली दफ़ा इनियाक का रियल टाइम डेमोन्स्ट्रेशन देखा। लोग हैरान थे कि ये एक मशीन सिर्फ आर्टिलरी कैलकुलेशन तक महदूद नहीं थी, बल्कि वेदर फोरकास्टिंग, स्पेस एक्सप्लोरेशन और बहुत सी फील्ड में भी इसको यूज़ किया जा सकता था। 1950s का दौर आते ही सिलिकॉन वैली टेक्नोलॉजी का हब बन चुकी थी। उसमें बहुत से साइंटिस्ट और इंजीनियर्स नए नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्किंग कर रहे थे। डिफरेंट डोमेन्स के अंदर रिसर्च स्टार्ट हो गई थी, और उसके असरात आप आज के मॉडर्न एरा में भी देखते हैं। आज एआई के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट हो रही हैं वो उस दौर से स्टार्ट हुई थी। उसके अंदर उसकी आप कह लें कि एक ऐसी बुनियाद रखी थी जो आने वाले बहुत से सालों तक उसके असरात दुनिया ने देखे। बट उस वक्त कंप्यूटर का साइज़ सबसे बड़ा चैलेंज था कि इसका साइज़ बहुत बड़ा होता था। आप इमेजिन करें कि एक ऐसी मशीन जिसका साइज़ अप्रॉक्सीमेटली 30 टन से ज़्यादा हो तो उसको आप हर ऑफिस में तो यूज़ नहीं कर सकते थे। फिर 7 अप्रैल 1952 का तारीखी दिन आता है जब IBM ने IBM 701 लॉन्च किया, पहला कमर्शियल कंप्यूटर जिसने बिजनेस वर्ल्ड का लैंडस्केप हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। पहली दफ़ा कंप्यूटर को सिर्फ रिसर्च और मिलिट्री के लिए नहीं बल्कि
ऑफिसेज और इंडस्ट्रीज़ के लिए भी डिज़ाइन किया गया था। बट उस वक्त कंप्यूटर का साइज़ काफ़ी बड़ा था, लेकिन इतना रिलायबल ज़रूर था कि कंपनीज़ ने इन्हें अपने डे टू डे ऑपरेशंस के लिए अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया था। ये वो पहला कदम था जो कंप्यूटर्स को कमर्शियल दुनिया में एक एसेंशियल टूल बनाने के सफ़र का आगाज़ था। रॉबर्ट नोयस की माइक्रोचिप ने टेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर एक तहलका मचा दिया था, क्योंकि उस टाइम तक कंप्यूटर्स अफोर्डेबल नहीं थे। जस्ट कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही यूज़ हो रहे थे, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका या इस तरह की जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थे उनके अंदर यूज़ हो रहे थे, और उनके अंदर भी एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, साथ साथ बहुत ज़्यादा मैनुअल वर्क भी चल रहा था। बट जब रॉबर्ट नोयस ने ये माइक्रोचिप इन्वेंट की तो कंप्यूटर ना सिर्फ साइज में कम हो गए थे, बल्कि इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल बन गया। अब जो अगला चैलेंज था कि कंप्यूटर्स को ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाया जाए, ताकि हर फील्ड के अंदर बिजनेस से लेकर साइंस तक इसका इस्तेमाल किया जा सके। इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए 1957 में IBM ने फोर्ट्रान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की थी, जो साइंटिस्ट के लिए कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए थी। फिर 1959 में वो लैंग्वेज आई जो बिजनेस के लिए थी। इससे पहले कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं थी जिसका एक बिजनेस पर्पस हो, तो इसको स्पेशली डिज़ाइन ही बिजनेसेस के लिए किया था, जिसे डाटा मैनेजमेंट और अदर बिजनेस एप्लीकेशन को आसानी से हैंडल किया जाए। अब 1960s में दुनिया एक और बड़ी रेस में इन्वॉल्व, जी हाँ, मैं स्पेस रेस की बात कर रहा हूँ। उससे पहले आप देख चुके हैं कि कंप्यूटर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के आने के बाद बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हो गए थे, बट उसके बाद लोगों ने, जो उस टाइम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्पेस रेस के अंदर भी कंप्यूटर को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। 1950s और 60s के दौरान US और सोवियत यूनियन के दरमियान स्पेस एक्सप्लोरेशन की कंपटीशन चल रही थी। 12 अप्रैल 1961 को जब सोवियत एस्ट्रोनॉट यूगारी गगारियन पहली बार स्पेस में गए तो दुनिया को एहसास हुआ कि स्पेस में जाना अब हकीकत बन गया है। इस रेस में पीछे ना रहने के लिए US ने अपनी स्पेस मिशंस में कंप्यूटर्स पर पूरा ट्रस्ट किया, ताकि रॉकेट ट्रेजेक्टरीज और कैलकुलेशन को बिल्कुल ठीक तरीके से मैनेज किया जा सके और इस प्रोसेस को अगेन से स्पीड अप किया जा सके। अब कंप्यूटर सिर्फ ज़मीन के मसाइल के हल के लिए नहीं महदूद नहीं थे, बल्कि इसके साथ साथ स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए भी लाजमी जुज़ बन चुके थे। US को अपोलो मिशन के दौरान भी नासा ने कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया ताकि स्पेस ट्रैवल को सेफ और सक्सेसफुल बनाया जा सके। ये डिजिटल रेवोल्यूशन का अगला कदम था जो रॉबर्ट नोयस की एक माइक्रोचिप से शुरू हुआ था। अब कंप्यूटर सिर्फ इंडस्ट्रीज़ और बिजनेसेस में नहीं बल्कि स्पेस में भी अपनी अहमियत साबित करने लग गए।